हे गाइस, तो स्केलेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम सीखने की सीरीज में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जैसे ये वेब सर्विस के रेप्लिका बनते हैं और एप्लीकेशन सर्विस के रेप्लिका बनते हैं, वैसे ही डेटाबेस के भी रेप्लिका हमको बनाने होते हैं। इस वीडियो में वो डेटाबेस रेप्लिका के बनाने के भी मल्टीपल तरीके होते हैं। बेसिकली दो तरीके होते हैं, मास्टर मास्टर और मास्टर स्लेव। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो ये सब जो थ्योरी लिखी हुई है उसको मत पढ़ना, बस मैं एक बार वॉक थ्रू दे देता हूँ, क्योंकि अभी जब मैं डायग्राम से समझाऊंगा तो एक एक करके सारे पैरामीटर हम लोग देखेंगे। तो मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भूल जाओ, बस वो रीड स्केलेबिलिटी बढ़ा देता है, रीड अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है। और ये दो तरीके से होता है, सिंक्रोनस तरीके से, एसिंक्रोनस तरीके से। वो क्या होते हैं अभी आप वहां देखोगे। और सिंक्रोनस तरीके में क्या क्या इफेक्ट आता है, एसिंक्रोनस में क्या क्या इफेक्ट आता है, वो भी एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो यार, ये था आपका एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है, और ये था आपका डेटाबेस। ऐसे ही नीचे मान लो आपका एक और था डेटाबेस का रेप्लिका, ठीक है। वैसे ही एक था यहां पे रेप्लिका, और एक था यहां पे रेप्लिका, ठीक है। तो होता क्या है ना यार, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में इन सब रेप्लिका में से कोई भी एक रेप्लिका उठा के हम उसको नाम दे देते हैं मास्टर, ठीक है। और इन सब का नाम दे देते हैं स्लेव। देखो एक्चुअली में तुम्हें ये सब कुछ भी नहीं करना होता है। जो मॉडर्न सिस्टम है ना, एडब्ल्यूएस का, आरडीएस वगैरह, वो सब ये खुद करते हैं। लेकिन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से तुम्हें पता होना चाहिए ये सारी चीजें, क्योंकि इस पे क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। बहुत फ्रीक्वेंट दो टर्म है, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी, वो सब यहीं से आती है, ठीक है। तो हमने क्या करते हैं, मल्टीपल रेप्लिका बनाते हैं, एक का नाम रखते हैं मास्टर, दूसरे का नाम रखते हैं स्लेव, बाकी जितने भी उनका नाम रखते हैं स्लेव। मास्टर के साथ में एक बना देते हैं बैकअप मास्टर। इसका नाम क्या होता है, बैकअप मास्टर। अब होता क्या है ना यार, जितनी भी रीड की रिक्वेस्ट आती हैं वो सारी स्लेव पे जाती हैं, वो सारी स्लेव पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, मल्टीपल हमारे पास इंस्टेंसेस है, तो ये लोड जितना लेता था अब सारे उतना लोड लेंगे, तो पूरा सिस्टम बहुत ज्यादा लोड ले पाएगा। इसलिए जो रीड स्केलेबिलिटी होती है वो सिस्टम की बढ़ जाती है, स्केलेबल हो गया सिस्टम। जितनी भी राइट रिक्वेस्ट आती हैं, भाई देखो रीड की तो यहां पे स्केलेबिलिटी बढ़ गई, जितनी भी राइट की रिक्वेस्ट आती है ना वो सिर्फ मास्टर पे जाती हैं, ठीक है। मास्टर पे जाने के बाद यहां पे आपने कुछ डेटा नया लिखवाया, ठीक है, उसको आपको इधर पे भी तो लिखवाना पड़ेगा ना। अगर आप सिर्फ इस पे लिखवा के छोड़ दोगे तो कल को सेम डेटा के लिए कोई रीड रिक्वेस्ट इधर आएगी तो उसको पुराना डेटा मिल जाएगा। इसलिए जब भी कोई राइट रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले मास्टर के अंदर ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, यानी कि वो राइट क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। वो राइट क्वेरी मास्टर में एग्जीक्यूट हो गई। अब हमारे पास दो रास्ते होते हैं, सिंक्रोनस रास्ता, एसिंक्रोनस रास्ता। सिंक्रोनस रास्ता क्या कहता है कि मास्टर में हो गया, अब वही डेटा एक एक करके इन सारों में रेप्लिकेट करवाओ, और जब इन सारों में रेप्लिकेट होकर एक्नॉलेज मिल जाए तब वापस रिस्पांस भेजो कि हाँ अब आपका डेटा लिख दिया गया है। इसको बोलते हैं सिंक्रोनस। अब इसके फायदे क्या होते हैं, पहले तो सिस्टम स्ट्रांगली कंसिस्टेंट होता है। स्ट्रांगली कंसिस्टेंट क्या होता है ये तब समझ में आएगा जब आप इवेंचुअल कंसिस्टेंट को समझोगे। इवेंचुअल कंसिस्टेंट कब समझोगे, जब आप एसिंक्रोनस समझोगे। तो अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है।
पुरानी बातें भूल जाओ। अब अगला देखते हैं, नो राइट कन्फ्लिक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सपोज करो डेटा जैसे ही लिखने को आया आपने इधर पे लिखवाया, ठीक है। अच्छा चलो, एक मैं यहाँ गलती कर दिया, मैं पहले आपको एसिंक्रोनस तरीका समझाता हूं, उससे आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो एसिंक्रोनस तरीके में क्या होता है? सिंक्रोनस में आपने समझा था कि राइट की रिक्वेस्ट जब आती है तो मास्टर डेटाबेस में राइट होता है, और इन सारे डेटाबेस में सिंक्रोनसली रिक्वेस्ट आती है कि यहां भी राइट कर दो। जब पूरा राइट हो जाता है उसके बाद रिस्पॉन्स भेजा जाता है, और तब हम बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, राइट रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई। एसिंक्रोनस तरीके में क्या होता है ना, जैसे ही मास्टर डेटाबेस में राइट लिख गया उसी समय हम रिस्पॉन्स भिजवा देते हैं कि तुम्हारा राइट हो गया। अब एसिंक्रोनसली इसको रेप्लिकेट कराते रहते हैं अलग अलग इंस्टेंस में, ठीक है। इससे राइट कन्फ्लिक्ट आ सकता है। कैसे? सपोज करो पहली रिक्वेस्ट आई, उसने डेटाबेस में कोई पर्टिकुलर कॉलम है उसकी वैल्यू रख दी 5, अब रिस्पॉन्स भिजवा दिया कि राइट कमिट हो गया है। अब तुम यहां एसिंक्रोनसली यहां पे छपवा रहे थे नीचे वाले इंस्टेंसेस पे, उतनी देर में फिर से रिक्वेस्ट आ गई 5 की जगह 7 कर दो। अब क्या होगा? 7 की भी अभी 5 की रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई नहीं थी इन इंस्टेंसेस पे, 7 की भी आ गई। अब कंफ्लिक्ट आ जाएगा ना, 5 लिखें कि 7 लिखें, यही होता है राइट कंफ्लिक्ट। तो राइट कंफ्लिक्ट आता है एसिंक्रोनस में, सिंक्रोनस में नो राइट कंफ्लिक्ट, ठीक है, नो राइट कंफ्लिक्ट, ठीक है। और बट उसके फायदे क्या है? एसिंक्रोनस के कुछ फायदे भी है। यहां आए, बस एक मास्टर में डेटा रेप्लिकेट कराया और भेज दिया, बोला हाँ राइट लिख गया तुम्हारा। अगर तुम सिंक्रोनस करते तो तुम इन सब के रेप्लिकेट होने का इंतजार करते, तो ऑब्वियसली वेट बढ़ता तो लेटेंसी बढ़ जाती। तो एसिंक्रोनस के केस में लो राइट लेटेंसी होती है। सिंक्रोनस, अगर हम इस सिंक्रोनस मतलब इन सब के होने का इंतजार करते तो लेटेंसी बढ़ जाती है। एसिंक्रोनस में हम इन सब के रेप्लिकेट होने का इंतजार नहीं करते, यहीं से रिस्पॉन्स भिजवा देते हैं, तो राइट लेटेंसी कम रहती है, ठीक है। अब अगली चीज, बैकअप किस लिए यूज करते हैं? मान लो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, डेटा तुमने सिर्फ यहां पे लिखा और वो इधर इधर रेप्लिकेट हो रहा था, इतनी देर में ये इंस्टेंस डाउन हो गया, ये इंस्टेंस डाउन हो गया तो डेटा इधर रेप्लिकेट हो नहीं पाया। रीड रिक्वेस्ट जब जाएंगी इन वालों में तो तुम्हें वो पुराना डेटा ही दिखेगा, नया वाला दिखेगा नहीं, क्योंकि नया डेटा रेप्लिकेट हो नहीं पाया था। इसलिए जो मेन मास्टर रेप्लिका है और जो बैकअप है उसके बीच में हमेशा हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन करते हैं। तो कोई रिक्वेस्ट लिखने को आई, वो इधर तो लिख गई, अब जब तक वो इधर भी नहीं लिखेगी ना तब तक हम रिस्पॉन्स नहीं भेजेंगे। एसिंक्रोनस है लेकिन रीड रेप्लिकास के लिए एसिंक्रोनस है, स्लेव्स के लिए, बैकअप के लिए नहीं। यहां मास्टर पे कुछ डेटा लिखा, अब उसको बैकअप पे भी लिखवा दोगे, उसके बाद बोलोगे कि हाँ राइट लिख गया, और एसिंक्रोनसली स्लेव्स में डेटा रेप्लिकेट होता रहेगा, तो इससे डेटा लॉस नहीं होता है, ठीक है। बट इवेंचुअल कंसिस्टेंसी अब समझते हैं। यहां पे एक राइट की रिक्वेस्ट आई, तुमने यहां डेटा लिखवाया, रिस्पॉन्स भेज दिया, डेटा लिख गया है। अब सपोज करो केवल इस वाले में रेप्लिकेट हुआ है, अभी इन दोनों में रेप्लिकेट नहीं हुआ। एक रीड रिक्वेस्ट इधर आ गई, एक रिक्वेस्ट इधर आ गई, तो इधर वाली को नया डेटा मिलेगा, इसको पुराना डेटा मिलेगा। इसलिए सिस्टम इवेंचुअली कंसिस्टेंट है, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे एक चीज होती है कोरम कंसेंसस नाम की, उससे हम पता लगा पाते हैं कि हाँ इवेंचुअल कंसिस्टेंसी के केस में कब हम बोलेंगे कि नया डेटा आ गया है कि नहीं आया है। तो एक आपने देखा इवेंचुअल कंसिस्टेंसी कैसी होती है। अच्छा, अगर सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगा तो हम यहां पे डेटा लिखने के बाद तुरंत रिस्पॉन्स नहीं भेजेंगे, हम नीचे भी रेप्लिकेट होने का इंतजार करेंगे, फिर बोलेंगे कि राइट लिख गया है। तो उस केस में स्ट्रांगली कंसिस्टेंट होगा आपका सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, तुम्हारे स्लेव बहुत सारे हैं तो रीड स्केलेबिलिटी तो बढ़ गई, लेकिन जो राइट स्केलेबिलिटी है ना वो इसमें मतलब राइट की लेटेंसी बढ़ जाती है। अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, राइट अवेलेबिलिटी की बात। बैकअप लगाने की वजह से अवेलेबिलिटी बढ़ी, क्योंकि
ये अगर सिस्टम चला भी गया तो बैकअप वाले को मास्टर मान के हम पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है, रीड अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई। मान लो एक इंस्टेंस डाउन भी हो गया तो दूसरे से काम चल जाएगा, सिस्टम तुम्हारा अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये होती है मास्टर स्लेव टेक्निक, जिसके दो तरीके होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। ये बेसिकली ऐसे सिस्टम में यूज किया जाता है जब हमें रीड स्केलेबिलिटी हाई चाहिए और रीड अवेलेबिलिटी हाई चाहिए। ऑन टॉप ऑफ इट अगर इवेंचुअल कंसिस्टेंसी चाहिए तो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन करवाते हैं मास्टर और स्लेव में। अगर स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कराते हैं मास्टर और स्लेव में। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मास्टर मास्टर या पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटाबेस रेप्लिकेशन। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।